नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित लाल आपका कंपटीशन बेसिक्स चैनल में स्वागत है। हम लोग 2020 करंट अफेयर सीरीज में मई महीने का करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आजकल के ट्रेंड के अनुसार एग्जाम में करंट अफेयर का वेटेज बढ़ गया है। लगभग सभी एग्जाम में 15 से 20 क्वेश्चन या उससे अधिक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इस लिहाज से करंट अफेयर को अच्छे से कवर करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग इस वीडियो में 11 मई से 15 मई तक के लगभग सभी करंट अफेयर और भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना अटल पेंशन योजना को अच्छे से डिस्कस करेंगे, जिससे एग्जाम में इस वीडियो में डिस्कस टॉपिक से रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन हो बन जाए। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हमने 1 मई से 10 मई तक के वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिए। उस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर किया गया है। आइए शुरू करते हैं। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। भारत की तकनीकी प्रगति को चिन्हित करने और विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देने के लिए 11 मई को भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जा रहा है। यह राजस्थान के पोखरण में 11 से 13 मई 1998 तक आयोजित ऑपरेशन शक्ति यानी कि पोखरण 2 परमाणु परीक्षण के 5 परमाणु परीक्षणों में से पहले परीक्षण की याद में हर वर्ष मनाया जाता है। मतलब क्या है कि ये पोखरण 2 जब हुआ था, राजस्थान के पोखरण जगह पे पोखरण 2 एक्सपेरिमेंट हुआ था, जिसमें परमाणु एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसमें पहले परीक्षण के याद में इसे हर वर्ष मनाया जाता है। ऑपरेशन का नेतृत्व पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी ने किया था, जो तब रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ के निदेशक थे। पोखरण 2 के हिस्से के रूप में परमाणु परीक्षण करने के बाद भारत को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा परमाणु राज्य घोषित किया गया था, जिसने भारत को राष्ट्रों के परमाणु क्लब में शामिल होने वाला छठा राष्ट्र तथा परमाणु अप्रसार संधि यानी कि एनपीटी से नहीं जुड़ने वाला पहला देश बनाया। आइए अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है पल्स ऑक्सीमीटर से रिलेटेड। यह एक ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा का पता लगाया जाता है। आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज भारत सरकार के मिशन सागर से रिलेटेड है। भारत सरकार ने मिशन सागर लॉन्च किया है, तो आइए हम लोग इस न्यूज को देखते हैं कि मिशन सागर क्या है। भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच एक आउटरीच कार्यक्रम मिशन सागर लॉन्च किया है। इस मिशन का उद्देश्य खाद्य पदार्थों, कोविड-19 से संबंधित आयुर्वेदिक दवाओं और HCQ मनी यानी कि हाइड्रोक्लोरोक्विन टैबलेट की आपूर्ति मालदीव, मेडागास्कर, सेशल्स और कोमोरोस को कराना है। भारतीय नौसेना जहाज केसरी को इस मिशन के तहत तैनात किया गया है। यह ऑपरेशन रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के घनिष्ठ सहयोग के तहत किया जा रहा है। इस मिशन को हिंद महासागर में भारत के सागर विजन के तहत लॉन्च किया गया है। आइए अब सागर विजन के बारे में समझते हैं। 2015 में भारत ने हिंद महासागर के अपने विजन की शुरुआत की थी, जिसे सागर कहा गया था। सागर का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। भारत का लक्ष्य अपने पड़ोसियों, विशेषकर समुद्री पड़ोसियों के साथ आर्थिक और सुरक्षा सहयोग प्राप्त करना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत सूचनाओं के आदान प्रदान, बुनियादी ढांचे के निर्माण, तटीय निगरानी और आपसी क्षमताओं को मजबूत करने में सहयोग करेगा। आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज भारतीय खाद्य निगम यानी कि FCI से रिलेटेड है। भारतीय खाद्य निगम यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अंतर्गत शामिल एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। FCI एक संवैधानिक निकाय है, जिसे भारतीय खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत वर्ष 1965 में स्थापित किया गया है। यहाँ पे हमको 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या मिला कि FCI उपभोक्ता मामले एवं खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अंतर्गत शामिल एक सार्वजनिक क्षेत्र है और यह एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी, 1964 के भारतीय खाद्य निगम अधिनियम के तहत। इसका मुख्य कार्य खाद्यान्न एवं अन्य खाद्य पदार्थों की खरीद, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री करना है। आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से रिलेटेड है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के गरीब परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस योजना के तहत भारत के लगभग 80 करोड़ व्यक्तियों
यानी कि भारत की लगभग 2/3 जनसंख्या को शामिल किया गया है। इसमें से प्रत्येक व्यक्ति को 3 महीने के दौरान, 3 महीने कौन कौन हुआ, तो अप्रैल, मई और जून, 3 महीने के दौरान मौजूदा निर्धारित अनाज के मुकाबले दोगुना अन्न मुफ्त प्रदान किया जाएगा। मतलब ये हुआ कि अप्रैल, मई और जून, ये जो लॉकडाउन का ड्यूरेशन है, इसमें राशन कार्ड धारक व्यक्ति को अगर इसमें राशन कार्ड धारक व्यक्ति को अगर 5 किलो पर हेड अनाज मिलता है तो फिर अब जस्ट डबल करके यानी कि 10 किलो पर हेड अनाज के हिसाब से मुफ्त में उसे राशन दिया जाएगा, जिसके तहत सभी व्यक्तियों को प्रोटीन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 3 महीने के दौरान क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार प्रत्येक परिवार को मुफ्त में 1 किलो दाल भी प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो ये पहल भारत सरकार के द्वारा लॉकडाउन में प्रभावित व्यक्तियों के लिए चलाया गया है। ये बहुत ही अच्छा पहल है। आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। राजस्थान में टिड्डियों का हमला। टिड्डी एक प्रकार का इंसेक्ट है जो कि फसलों के ऊपर हमला करता है। एक ग्रुप में फसलों के ऊपर हमला करता है, वो सारे फसल को खा जाता है, नष्ट कर देता है। तो आइए हम लोग इस न्यूज से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को समझते हैं। फसलों को बुरी तरह प्रभावित करने वाली रेगिस्तानी टिड्डियों का बढ़ता समूह राजस्थान के किसानों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। टिड्डी मुख्यतः एक प्रकार के उष्णकटिबंधीय कीड़े होते हैं जिसके पास उड़ने की अतुलनीय क्षमता होती है, जो विभिन्न प्रकार के फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। टिड्डियों की प्रजाति में रेगिस्तानी टिड्डी सबसे खतरनाक और विनाशकारी मानी जाती है। आमतौर पर जुलाई अक्टूबर के महीनों में इन्हें आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि ये गर्मी और बारिश के मौसम में ही सक्रिय होते हैं। अच्छी बारिश और परिस्थितियां अनुकूल होने की स्थिति में ये तेजी से प्रजनन करती हैं और उल्लेखनीय ऐसा माना जाता है कि मात्र 3 महीने की अवधि में इसकी जनसंख्या 20 गुना तक बढ़ सकती है। भारत में टिड्डियों की 4 प्रजातियां पाई जाती है: रेगिस्तानी टिड्डी, प्रवासी टिड्डी, बॉम्बे टिड्डी और ट्री टिड्डी। तो अभी हम लोग ये न्यूज रेगिस्तानी टिड्डी से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। भारत में टिड्डी चेतावनी संगठन भी है, जिसका मुख्यालय फरीदाबाद में स्थित है। भारत में इन टिड्डियों का आगमन ईस्ट अफ्रीका से हुआ है। अभी लॉकडाउन के ड्यूरेशन में एक दूसरे कंट्री के बीच कम्युनिकेशन नहीं होने के कारण ये समय रहते भारत को पता नहीं चल पाया कि हाँ टिड्डियों का आक्रमण हो रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान भी लॉकडाउन से त्रस्त है और पाकिस्तान भी त्रस्त है, और भारत पाकिस्तान के बीच ऐसा भी कोई खास कम्युनिकेशन अभी है नहीं। कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा है, जिसके कारण भारत को ये पता नहीं चल पाया कि हाँ टिड्डियों का आक्रमण हुआ है फसल पे, तो भारत उसे सतर्क रहे। ऐसे माना जाता है कि इन टिड्डियों को भगाने का एक यही तरीका है कि बहुत ज्यादा संख्या में शोर मचाया जाए, जैसे थाली पीटकर, ढोल बजाकर, ये सब घंटी बजाकर, ये सब तरीके से बहुत ज्यादा संख्या में शोर मचाया जाए, जिससे टिड्डियों का समूह एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब वो कि भाग जाएंगे वहां से। ठीक है, आइए अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज महाराणा प्रताप जी के जयंती से रिलेटेड है। 9 मई 2020 को देश भर में महान योद्धा और अद्भुत शौर्य व साहस के प्रतीक महाराणा प्रताप जी की 480वां जयंती मनाई गई। महाराणा प्रताप का जन्म राजस्थान के कुंभलगढ़ में 9 मई 1940 को सिसोदिया राजवंश में हुआ था। राणा प्रताप के पिता उदय सिंह की मृत्यु के पश्चात 1 मार्च 1976 को महाराणा प्रताप को मेवाड़ का शासक नियुक्त किया गया। महाराणा प्रताप के राज्य की राजधानी उदयपुर थी। भारतीय इतिहास में जितनी चर्चा महाराणा प्रताप की बहादुरी की है, उतनी ही प्रशंसा उनके घोड़े चेतक का भी मिलता है। महाराणा प्रताप की वीरता की कहानियों में चेतक का एक विशेष स्थान है। उसकी फुर्ती, रफ्तार और बहादुरी की कई लड़ाइयां जीतने में अहम भूमिका रही। उदयपुर में मौजूदा हल्दी घाटी वह प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान है जहां 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ था। इतिहासकारों के अनुसार 1576 में हुए इस युद्ध में करीब 20,000 सैनिकों के साथ महाराणा प्रताप ने 80,000 मुगल सैनिकों का सामना किया था, जिसमें महाराणा प्रताप यह युद्ध हार गए थे। 29 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी। इस न्यूज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान में रखिएगा कि हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था, जो कि 1576 में लड़ा गया था, वो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर ने महाराणा प्रताप जी को हरा दिया था। महाराणा प्रताप राजस्थान के कुंभलगढ़ के सिसोदिया राजवंश से रिलेटेड थे, जिसकी राजधानी उदयपुर थी, और इनके घोड़े का नाम क्या था? चेतक था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस से रिलेटेड है, जो कि 12 मई को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर साल 12 मई को विश्व नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में दुनिया भर में मनाया जाता है। यह दिवस समाज के प्रति नर्सों के योगदान को चिन्हित करता है। 1974 से यह 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस की सालगिरह के रूप में मनाया जाने लगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 12 मई 1820 को हुआ था।
आइए अब हम लोग फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में जानते हैं। वे एक ब्रिटिश नागरिक थी। उन्हें युद्ध में घायल व बीमार सैनिकों की सेवा के लिए जाना जाता था। उन्होंने 1850 के दशक के क्रीमियम युद्ध में दूसरी नर्सों को प्रशिक्षण दिया तथा उनकी प्रबंधन के रूप में भी कार्य किया। उन्हें लेडी विद द लैम्प कहा जाता है। उन्हें पाई चार्ट के आविष्कारक के रूप में भी जाना जाता है। वे रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी में शामिल की जाने वाली पहली महिला थी। 1909 में उन्हें फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार प्रदान किया गया। वे इस पुरस्कार को जीतने वाली प्रथम महिला थी। ठीक है, तो इस न्यूज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प कहा जाता है। उन्हें पाई चार्ट का आविष्कारक भी माना जाता है। वे रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी में शामिल होने वाली पहली महिला थी और उन्हें 1909 में फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार प्रदान किया गया था। वे इस पुरस्कार को जीतने वाली प्रथम महिला थी। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज फ्लाई ऐश से रिलेटेड है। ये खबरों में इसलिए है क्योंकि हुगली नदी और मोरी गंगा नदी पर फ्लाई ऐश से भरी 2 नौकाएं डूब गई है, जिसके कारण सुंदरबन की परिस्थितियों पर प्रभाव देखने को मिला है। इन नौकाओं के माध्यम से भारत से बांग्लादेश में फ्लाई ऐश को ले जाया जा रहा था, जहां फ्लाई ऐश का उपयोग सीमेंट बनाने के लिए किया जाता है। आइए अब हम लोग फ्लाई ऐश के बारे में जान लेते हैं। फ्लाई ऐश प्रायः कोयला संचालित विद्युत संयंत्रों में उत्पन्न प्रदूषक है, जिसका वर्तमान में कई आर्थिक गतिविधियां जैसे सीमेंट निर्माण, ईंट निर्माण, सड़क निर्माण आदि में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज चैंपियन पोर्टल से रिलेटेड है, जो कि सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा चैंपियंस पोर्टल शुरू किया गया है। यह प्रौद्योगिकी आधारित एक प्रबंधन सूचना प्रणाली है, जिसका उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र को राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर सक्षम बनाने, आवश्यक गुणवत्ता प्राप्त करने और प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने में मदद करना है। इस पोर्टल के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित समस्त जानकारियां एक स्थान पर उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, आइए अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। पुरुष महिलाओं की तुलना में कोविड-19 के लिए अधिक संवेदनशील है। ठीक है, ऐसा अभी एक अध्ययन से पता चला है कि पुरुष जो है वो महिलाओं के तुलना में कोविड-19 के लिए अधिक संवेदनशील है। आइए हम लोग देखते हैं कि ऐसा क्यों बोला गया है। प्रारंभ में एक परिकल्पना थी कि पुरुष महिलाओं की तुलना में कोविड-19 वायरस के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। यह परिकल्पना अब यूरोपीय हार्ट जर्नल में प्रकाशित एक शोध से साबित हो गया है। मानव शरीर में ACE2 एंजाइम प्रमुख कारक है, जो मानव कोशिकाओं को संक्रमित करने के लिए कोविड-19 को सक्षम बनाता है। अध्ययन में पता चला है कि ACE2 एंजाइम का स्तर महिलाओं की तुलना में पुरुष में अधिक है। तो ये ACE2 एंजाइम क्या है, आइए हम लोग इसके बारे में समझते हैं। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 फेफड़े, हृदय, गुर्दे कोशिकाओं की बाहरी सतह पर स्थित होता है। इस एंजाइम का प्राथमिक कार्य अमीनो एसिड, जो कि प्रोटीन के पाचन से बनता है, के परिवहन को विनियमित करना है। ठीक है, ऐसा माना जा रहा है कि ACE2 एंजाइम कोविड-19 वायरस के लिए मुख्य प्रवेश बिंदु के रूप में कार्य करता है। इसमें क्या होता है कि ये जो एंजाइम है वो कोविड-19 के वायरस को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके बाद फिर वो इन्फेक्टेड हो जाता है। ठीक है, आइए अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत के रैंकिंग से रिलेटेड है। तो इस इंडेक्स में भारत के रैंकिंग 74वां प्राप्त हुआ है। 13 मई 2020 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स यानी कि GET इंडेक्स जारी किया है। भारत ने ऊर्जा सुरक्षा, विकास और पर्यावरण स्थिरता जैसे प्रमुख मापदंडों में सुधार करते हुए 74वां स्थान हासिल किया है। को देशों की ऊर्जा प्रणालियों के मौजूदा प्रदर्शन, पर्यावरणीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और टिकाऊ, सुरक्षित, सस्ती और समावेशी ऊर्जा प्रणालियों में परिवर्तन के लिए तत्परता जैसे संकेतकों के आधार पर तैयार किया गया है। स्वीडन ने लगातार इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, मतलब कि वो लगातार 3 वर्षों से इस रैंकिंग में टॉप 1 पे रहा है। इसके बाद स्विट्जरलैंड और फिनलैंड का स्थान आता है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने अपने ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार करके महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। यह LED बल्ब और स्मार्ट मीटर की थोक खरीद और उपकरणों की लेवलिंग के लिए कार्यक्रम शुरू करके हासिल किया गया है। इसके अलावा भारत उन गिने चुने देशों में से एक है जिसने रिपोर्ट के अनुसार 2015 से लगातार प्रगति की है। ठीक है, आइए अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है खादी और ग्रामोद्योग आयोग करेगा वोकल फॉर लोकल पहल का क्रियान्वयन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत लगभग 20 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस योजना के साथ प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल की घोषणा की है।
खादी और ग्रामोद्योग आयोग वोकल फॉर लोकल बनने के लिए आगे आया है। वोकल फॉर लोकल का उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लॉकडाउन और कोविड-19 के खतरों के साथ यह स्थानीय उत्पादन था जिसने लोगों को अपनी दिनचर्या चलाने की मदद की। इसमें मुख्य रूप से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति शामिल है। आइए अब हम लोग खादी और ग्रामोद्योग आयोग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वोकल फॉर लोकल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खादी ग्रामोद्योग ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत प्रमुख परियोजनाओं को लागू करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है। यह दिशा निर्देश है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत आवेदनों की जल्द से जल्द जांच की जानी चाहिए और बैंकों को भेज दी जानी चाहिए। बैंकों 15 दिनों के भीतर फंड की संवितरण करेंगे। इससे पहले इन दिनों की संख्या 26 थी। आवेदन प्रक्रिया एक निगरानी सेल द्वारा लागू किया जाएगा। यह कम समय के भीतर रोजगार सृजन को बढ़ाने में मदद करेगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के बारे में जानते हैं। इस योजना को 2008 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम में 2 योजनाओं को मिलाकर शुरू किया गया था। कार्यक्रम KVIC यानी कि खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज वंदे भारत मिशन से रिलेटेड है। कोरोना वायरस के कारण वैश्विक यात्रा पर प्रतिबंध होने से विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने हेतु वंदे भारत मिशन चलाया गया है। इस मिशन के तहत विदेशों में फंसे लगभग 15,000 भारतीय नागरिकों को भारत वापस लाया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार द्वारा 7 मई से 13 मई तक 64 हवाई उड़ानों का संचालन किया जाएगा। इस मिशन के अंतर्गत कुछ ही लोगों को भारत वापस लौटने की अनुमति दी जाएगी, जैसे कि जिनके रोजगार समाप्त हो गए हैं, जिनके वीजा समाप्त हो गए हैं और वर्तमान परिस्थितियों के कारण उत्पन्न समस्या से अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया है। वर्ष 1990 में खाड़ी युद्ध के दौरान कुवैत से 1,70,000 लोगों के निकासी ऑपरेशन के बाद यह मिशन अब तक का सबसे बड़ा निकासी ऑपरेशन हो सकता है। ठीक है, 3 ऑपरेशन है, इससे आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। एक तो समुद्र सेतु, एक तो सागर मिशन और एक वंदे भारत मिशन। समुद्र सेतु में है कि ये वाटरवेज के थ्रू प्रवासी नागरिकों को भारत वापस ला रही है। वंदे भारत में है कि एयरप्लेन के थ्रू ला रही है और सागर मिशन में भारत आवश्यक वस्तुओं का निर्यात कर रहा है। नेक्स्ट न्यूज मेला माइन की जांच तकनीक से रिलेटेड है। बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के शोधकर्ताओं ने दूध और डेयरी उत्पादों में मेलामाइन की उपस्थिति का पता लगाने के लिए कम लागत वाली एक तकनीक विकसित की है। तो आइए अब हम लोग मेलामाइन के बारे में जानते हैं। मेलामाइन एक कार्बन आधारित रसायन होता है जो आमतौर पर नाइट्रोजन से समृद्ध सफेद क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। व्यापक तौर पर मेलामाइन का प्रयोग प्लास्टिक, गोंद, काउंटर टॉप और व्हाइट बोर्ड आदि बनाने के लिए किया जाता है। कई बार दूध के व्यापारी दूध की मात्रा को बढ़ाने के उद्देश्य से उसमें पानी मिला देते हैं, जिसमें दूध से प्रोटीन की मात्रा काफी कम हो जाती है। इस प्रोटीन की मात्रा को संतुलित करने के लिए दूध के व्यापारियों के द्वारा दूध में मेलामाइन मिलाया जाता है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड से रिलेटेड है। बेंगलुरु स्थित केम्प गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा चुना गया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग इसको जरूर ध्यान रखिए कि वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स के द्वारा बेंगलुरु स्थित केम्प गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है। ठीक है, क्षेत्रीय हवाई अड्डा, ओके, सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा चुना गया है। बेंगलुरु स्थित इस हवाई अड्डे का परिचालन बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा किया जाता है। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के अनुसार पिछले 4 वर्षों में यह तीसरी बार है जब बेंगलुरु के केपे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में भारतीय और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा चुना गया। मतलब कि पिछले 4 सालों में तीसरी बार लगातार ऐसा हुआ है जबकि इस हवाई अड्डे को भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा चुना गया है। ठीक है, वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स हवाई अड्डों के उपयोगकर्ताओं से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर प्रदान किया जाता है। इसके लिए वैश्विक स्तर पर सर्वेक्षण किया जाता है और इस सर्वेक्षण में 550 से अधिक हवाई अड्डे शामिल होते हैं। वर्ष 2020 के लिए सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को लगातार 8वीं बार वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड में विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि वर्ल्ड का बेस्ट हवाई अड्डा कहाँ का है, तो सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डा है जो कि लगातार 8वीं बार यह अवार्ड जीत चुका है। ठीक है, आइए अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। बेलारूस सामाजिक दूरी को न अपनाने वाला एकमात्र यूरोपीय कंट्री है। तो यह न्यूज
जियोग्राफिकल लोकेशन के व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि बेलारूस का लोकेशन कहाँ है और वो किस कॉन्टिनेंट में लाई करता है। तो हम लोग आइए बेलारूस के लोकेशन को समझते हैं। बेलारूस एक यूरोपीय कंट्री है। सोवियत संघ के विघटन से पहले बेलारूस को रूसी नाम बेलोरूसिया के नाम से जाना जाता था। यह पूर्वी यूरोप में स्थित एक भू आबाद देश है, यानी कि लैंडलॉक देश है। यह उत्तर पूर्व में रूस से घिरा हुआ है, दक्षिण में यूक्रेन से बॉर्डर साझा करता है, पश्चिम में पोलैंड के साथ बॉर्डर साझा करता है और उत्तर पश्चिम में लिथुआनिया एवं लातविया से घिरा हुआ है, ठीक है। मतलब कि यह उत्तर पूर्व में रूस, दक्षिण में यूक्रेन, पश्चिम में पोलैंड, उत्तर पश्चिम में लिथुआनिया और लातविया से घिरा हुआ है। मतलब कि बेलारूस जो है वो रूस, यूक्रेन, पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया के साथ अपना सीमा साझा करता है, ठीक है। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। भारत ने शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बैठक में भाग लिया। 13 मई 2020 को भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी ने शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। चीन और पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी बैठक में शामिल हुए थे। तो शंघाई कॉरपोरेशन में चीन भी मेंबर है और पाकिस्तान भी मेंबर है, ठीक है। और ये इस लिहाजे से ये संगठन इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें भारत, चीन और पाकिस्तान तीनों ही मेंबर हैं। ओके, तो आइए हम लोग शंघाई सहयोग संगठन के बारे में जानते हैं। शंघाई सहयोग संगठन का गठन 2003 में किया गया था। 2017 में इसमें भारत और पाकिस्तान को शामिल किया गया। इसके बाद इसके सदस्य देशों की संख्या 8 हो गई। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य भारत, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, चीन, रूस, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। इस संगठन के पर्यवेक्षक राज्य ईरान, बेलारूस, अफगानिस्तान और मंगोलिया है, ठीक है। तो इसके टोटल कितने सदस्य देश है? 8 सदस्य देश है। भारत भी इसका सदस्य है, चीन भी है और पाकिस्तान भी है। ओके, और इसके पर्यवेक्षक सदस्य देश कितने हैं? तो वो 4 हैं। कौन कौन? ईरान, बेलारूस, अफगानिस्तान और मंगोलिया। आइए हम लोग नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि तेलंगाना के तेलिया रुमाल और झारखंड की सोहराई तथा कोहबर पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है। भारत ने हाल ही में तेलंगाना के तेलिया रुमाल और झारखंड की सोहराई व कोहबर पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया है। तेलिया रुमाल कपास के कपड़े पर जटिल हस्तनिर्मित काम से बनाया जाता है। यह पारंपरिक हस्तकरघा प्रक्रिया का उपयोग करके बनाया जाता है। यह प्रक्रिया जटिल है और केवल पारंपरिक हथकरघा प्रक्रियाओं के माध्यम से बनाई जा सकती है। यह डिजाइन 3 विशेष रंगों में बनाए जाते हैं। इसमें लाल, सफेद, काले रंग शामिल है। हमने एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है सोहराई तथा कोहबर पेंटिंग से रिलेटेड, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और ऊपर देखिए स्क्रीन के दाहिने साइड में आई से वो वीडियो का सजेशन भी आ रहा होगा, ठीक है। तो आप लोग उस वीडियो को देखकर अच्छे से इसको समझ सकते हैं क्योंकि वीडियो में सोहराई तथा कोहबर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस किया बहुत ही अच्छे से, ठीक है। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। हम लोगों ने 11 मई से 15 मई तक के लगभग सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस किया। आइए अब हम लोग भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए अटल पेंशन योजना को समझते हैं। 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना को लॉन्च किया गया था। इस योजना की विशेषता यह है कि 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु के किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा इस योजना की सदस्यता ली जा सकती है। यह योजना 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर व्यक्ति को 1000 रुपए से 5000 रुपए तक की न्यूनतम गारंटी पेंशन प्रदान करता है। इसके अलावा जब पेंशन भोगी की मृत्यु हो जाती है तो यह जीवन साथी को जीवन भर के लिए पेंशन की गारंटी देता है। ग्राहक और पति या पत्नी दोनों की मृत्यु के मामले में एक नामित व्यक्ति राशि का दावा कर सकता है। मतलब कि उस पेंशन भोगी से रिलेटेड जो नॉमिनी होगा वो उस राशि का दावा कर सकता है। इस योजना को स्वावलंबन योजना से बदल दिया गया। यह असंगठित क्षेत्र को बुढ़ापे की आय सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित की गई है। इसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में कोलकाता में लॉन्च किया था। यह योजना वित्त मंत्रालय के तहत संचालित PFRDA यानी कि पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इस स्कीम का लाभ लेने के लिए सदस्यता लेने के बाद एज के अकॉर्डिंग एक प्रीमियम डिसाइड किया जाता है जो प्रीमियम खाता धारक को देना होता है और उतना ही प्रीमियम सरकार भी उसको कंट्रीब्यूट करती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति इसकी सदस्यता लेता है और उसका प्रीमियम 100 रुपए है तो 100 रुपए सरकार भी उसको कंट्रीब्यूट करेगी, ठीक है, जो कि
उसका 40 वर्ष तक वो प्रीमियम लगातार देना होता है। इस स्कीम में मिनिमम 20 वर्ष तक प्रीमियम चलाना होता है, उसके बाद 60 वर्ष की आयु से पेंशन स्टार्ट हो जाती है। तो वही प्रीमियम के अकॉर्डिंग पेंशन भी डिसाइड होता है। अगर लोअर प्रीमियम होगा तो लोअर पेंशन मिलेगा, और प्रीमियम का अगर अमाउंट थोड़ा ज़्यादा हुआ तो पेंशन का भी अमाउंट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में 11 मई से 15 मई तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर घटनाओं को अच्छे से डिस्कस किया है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आने का चांस ज़्यादा है, जो कि एग्जाम भी उससे इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस सारे करंट अफेयर फैक्ट को अच्छे से अगर दिमाग में रखते हैं तो एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाने वाला क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, और हम लोगों ने इस वीडियो में भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई अटल पेंशन योजना के प्रावधानों को भी समझने का कोशिश किया है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वीडियो अपलोड होते आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।